तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु सिंह पटवाल। सो आज बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करने आए हैं, राइट। जैसे ये चैनल आपने देखा होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लास्ट ईयर ही ओपन हो गया था, राइट। सो लास्ट ईयर मैंने इसको ओपन किया था, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट, फ्रॉम फाउंडेशन टू प्रोफेशनल थिंग। एंड लास्ट ईयर हमने कुछ वीडियोस भी इसमें डाली थी, लाइक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम टेंथ का रिजल्ट नहीं आया था और 11th स्टार्ट नहीं हुआ था बच्चों का। But due to something, some personal commitment, I'm not able to continue at that particular time, right? तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी मैंने पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड टाइम एलोकेट कर दिया है इसके लिए, ठीक है। मेनली जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो फाउंडेशन से लेके प्रोफेशनल तक डिस्कस करेंगे, राइट। तो फाउंडेशन से लेके प्रोफेशनल तक का मतलब क्या है? फाउंडेशन से लेके प्रोफेशनल तक का मतलब है कि फाउंडेशन मेरे लिए है 11th एंड 12th, राइट। सो 11th एंड 12th का मतलब हो गया, यहाँ पे हम मेनली अकाउंट एंड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी में डिस्कस करूंगा और मैं ही उसे पढ़ाऊंगा बेसिकली, राइट। एंड इसके बाद हम ग्रेजुएशन पे भी जाएंगे, जिसमें आपका बीकॉम पास ऑनर्स आएगा। एंड देन फॉलोड बाय दैट हम प्रोफेशनल की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी बेसिकली हम 11th एंड 12th से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि वीडियोस किस तरीके से रहेगी और कैसे मैंने टाइम एलोकेट किया है इसके ऊपर, राइट। तो अभी मेरी कोशिश है इसमें कि मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपकी वीडियो आए, एक वीडियो एटलीस्ट आए, ठीक है। शाम को 6 बजे हम वो वीडियो जो है शूट करेंगे। तो आपको जैसे अभी आप 11th में हो तो 11th की, और 12th में हो तो 12th की। तो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, सैटरडे संडे वीडियो नहीं रहेगी अभी, ठीक है। इन फ्यूचर रहे, बट अभी नहीं रहेगी। पर्टिकुलरली मंडे टू फ्राइडे हम ये करेंगे, ठीक है। एंड अदर देन दैट अभी हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं विल स्टार्ट विद 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी बच्चों का सेशन स्टार्ट हो गया। कुछ बच्चों से मैं मिला भी था, राइट। तो उनका भी वो एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म फिलिंग पार्ट ये सब चल रहा है उनका, राइट। तो उसी में 11th स्टैंडर्ड हो गया, 12th तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑन गोइंग में, राइट। और 12th के ऑलरेडी मैंने जो लास्ट ईयर लेक्चर बनाए थे वो आप रेफर कर सकते हो अभी के लिए। हालांकि मैं न्यू लेक्चर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। तो 11th में अभी हम सिलेबस डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, दो सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे आपके, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। तो अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी का मतलब क्या है? ये पूरा ही फुल फ्लैज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेक्चर मैंने आपको बताया कि 5 डेज रहेंगे इन अ वीक। तो मंडे टू फ्राइडे आपका लेक्चर रहेगा, एक एक घंटे के आपके रहेंगे, और 6 PM पे मैं शूट करूंगा लेक्चर, ठीक है। तो 6 PM पे आपको मिलेंगे एवरी टाइम। एंड अभी आप देख रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपके क्लासेस रहेंगी, कोई आपके स्कूल में जो बच्चे रहेंगे आप उनके साथ शेयर कीजिए, राइट। 11th में 12th में प्रॉपरली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स एंड बिजनेस से। आपके और भी सब्जेक्ट है, आई नो। आपका मैथमेटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंग्लिश होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपके हैं। बट अभी यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, दैट वी आर डिस्कसिंग विद द अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी। तो उसी के लिए हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड क्या सिलेबस है। क्योंकि आप 10th से 11th में तो आगे कॉमर्स भी ले लिया आपने। देखो कॉमर्स आपने लिया है तो आई वुड से कि आपने बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चॉइस करा है अपने लिए, ठीक है। एंड कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है, इन फ्यूचर जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। जो भी आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हो, जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, राइट। ये आप जब आगे जाओगे, मेनली देखो मेरा जो यूजेज में आई है चीज़ें, ठीक है, इन माय प्रोफेशनल जर्नी, तो वो अकाउंटिंग हो गया आपका, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आपका जो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, राइट। क्योंकि ये चीज़ें जो है आप डे टू डे जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आप देखते हो। तो ये बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका पूरा का पूरा। तो अभी हम एक एक करके, अभी हम 11th क्लास डिस्कस करेंगे, दोनों का सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 11th का एंड 12th का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मैं अपनी एक बार स्क्रीन वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। एक बार आप देखिएगा, जस्ट अलाउ मी अ मूवमेंट। तो हम अकाउंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कस करना, ठीक है। तो देखो अकाउंट्स में सबसे पहले आपको पता होगा, अकाउंट्स में आपका जो पर्टिकुलर अकाउंटेंसी जब 11th में आते हो आप, सिलेबस आपका ऑलरेडी आउट हो गया था पहले ही, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करें 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th स्टैंडर्ड में आपका, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, आपकी जो अकाउंटिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 3 पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि देखो, पहला जो पार्ट बचे आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला,
तो ये पार्ट आपका फाइनेंशियल हो गया, ये पार्ट आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया, और ये प्रोजेक्ट हो गया। तो देखो ये तो प्रोजेक्ट है आपका, एक फाइल बनेगी आपकी, ठीक है, उसके 20 मार्क्स रहते हैं, अकॉर्डिंगली वो रहेगा। मेन जो हमारा कंसर्निंग जो चीज़ है जो हम करेंगे, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए में भी आप देख रहे होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के आपका 80 मार्क्स का बनता है, ठीक है। जिसमें पार्ट ए का आपका यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, पार्ट ए का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है आपका, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा कम होगा, या यू कैन से ना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में आप करोगे क्या, सबसे पहले आपके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल न्यू है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। क्यों कर रहे हो आप अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, अकाउंटिंग जो इसके बेसिस है, वो जितने भी बेसिस रहेंगे वो यहाँ पे आप कवर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ोगे, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। देन अकॉर्डिंगली फॉलोड बाय दैट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, वो इस वाले टॉपिक में कवर्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें बेसिक रहेगा आपका जितना भी है, तो बुक्स के बारे में पढ़ोगे, बुक कीपिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इन शॉर्ट कवर हो जाएगी। और ये पोर्शन पूरा 12 नंबर का है आपका, ठीक है, 12 मार्क्स का ये पोर्शन आपका रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर सेकंड वाला आपका जो पोर्शन है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। देखो यहां तक आप देखना कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें चाहे हम इंट्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो अकाउंट्स का, राइट, या फिर आप थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग देख रहे हो, तो दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें, तो दोनों ही केसेस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 12 नंबर का है आपका, ठीक है। और इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में दो चीजें हैं आपकी, पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। देखो किसी भी पर्टिकुलर जब इसमें आप चीज़ों में जाओगे ना, तो आपको जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई, बेसिक मतलब क्या है, कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का रोल क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, क्यों कर रहे हो आप ये, क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीखोगे। लेकिन थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग की, देखो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहता है आपसे, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग आपको समझाने के लिए आया है कि भाई अकाउंटिंग भी आपकी कुछ प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट प्री डिफाइंड अकाउंट में, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग चलती है, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल्स है, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे, तो कुछ प्रिंसिपल आपके रहेंगे इसमें, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुना, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, सारी बेसिक चीजें जितनी भी रहेंगी वो सारी इसमें कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। और नॉर्मली इन दोनों चैप्टर की जब हम बात करते हैं, ये जो दोनों आपका इंट्रोडक्शन है या फिर वो थ्योरी है, ये टोटल आपको कैरी करेगा 12 नंबर, ठीक है, 12 मार्क्स करेगा कैरी। और नंबर से ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्योंकि आगे का जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप देखने जा रहे हो, वो आपका इसी पे बेस रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आएगा, जिसमें आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या आएगा उसमें। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में दो बातें हमने डिस्कस करी है, एक तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या, जो भी बेसिक रोल है, जो भी बेसिस अकाउंटिंग के, जो भी आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो आप, राइट, बेसिक जो टर्म्स यूज होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में जैसे हर एक पैटर्न का, जैसे आपने जो भी अभी तक सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उसमें कुछ बेसिक्स चीजें होती है, कुछ उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें गैप होता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, दैट मोर ऑफ द थ्योरी थिंग रहेगी वहां पे, राइट, वहां पे प्रैक्टिकल इतना नहीं रहेगा, वहां पे थ्योरी रहेगा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आप देखते हो। जब आप ये चीजें सीख जाओगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग या थ्योरी बेस क्या होता है, ठीक है, आप ये सीख के बेस बन गया आपका, आपको पता लग गया अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, सारी चीजें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या आता है, क्या जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, वो सारी बातें जब आप समझ जाओगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, तो वो सारी जब बातें जब आप यहाँ पे समझ जाओगे, तो अगला टॉपिक आएगा अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो अभी तक आपने बेसिक समझा, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि भाई अकाउंटिंग होता क्या है, बेसिक थ्योरेटिकल आपको समझ आ गया कि थ्योरेटिकल वे में अकाउंटिंग बोलते कैसे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जब आप आते हो अकाउंटिंग प्रोसेस पे, और ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब मैं जब इसमें बात करता हूँ, अब पर्टिकुलरली जब हम इस पे बात करेंगे, तो आप इस पे मान लो कि भाई जब आप सबसे पहले आपको ये सीखना है, सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपको ये सीखना है
कि अकाउंटिंग में पर्टिकुलरली जब आप कोई भी काम कर रहे हो, अकाउंटिंग में जब आप काम कर रहे हो, तो आपको ये सीखना है कि रिकॉर्ड कैसे करी जाए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग का मतलब सिंपल है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पहले तो किसको बिजनेस ट्रांजेक्शन आप बोलते हो। ठीक है। जितनी भी ट्रांजेक्शन, सबको तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलोगे, तो पहले आपको ये पता करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद उसको प्राइमरीली रिकॉर्ड करना रहेगा। इसके लिए एक आपका नॉर्मल, जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो उसे, ठीक है, तो बेस में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जब भी अकाउंटिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल आता है, ठीक है, कोई भी आपने सेल करा, परचेज करा, वट एवर इट इज, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट आप देखते हो। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि वाउचर क्रिएट होते हैं उसके लिए। ठीक है। वाउचर के बेसिस पे, जो भी आपके वाउचर क्रिएट हो गए उसके बेसिस पे, वो दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट, कि भाई इस बेसिस पे आपने ये खर्चा किया है, या आपका ये वट एवर इट इज, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है। तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, वो फाइनेंशियल इन नेचर है, वो बिजनेस में रिकॉर्ड हो सकती है उस तरीके से। देन उसको आप पर्टिकुलरली क्या करते हो, जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, फिर आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल के थ्रू। एक जर्नल एंट्री आप करते हो। ठीक है। जर्नल एंट्री आप ऐसे समझ लो यहाँ पे, जर्नल एंट्री में जब आप करोगे, जर्नल में आप ये देखो, जर्नल सिंपल सी बात है, जब आप बेसिक में पीछे पढ़ भी रहे हो ना, तो उसमें आप ये भी देखोगे हर एक एंट्री के दो इम्पैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कि मान लो आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें हम बिजनेस में पढ़ेंगे, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो पर्टिकुलरली, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, और आप सेल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट प्रोमिनेंट टर्म होती है सेल। ठीक है। बिजनेस जब चलता है आपका, तो सेल्स के थ्रू ही चलता है। सेल्स के थ्रू ही जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन होते हैं, उनको, उनकी जो सैलरी है, सारी चीजें, वो सेल्स के थ्रू ही जनरेट होती है, राइट। तो सेल्स आप कर रहे हो, तो सेल्स आपने करा, तो आपने क्या करा, आप या तो गुड्स बना रहे हो या आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो किसी को। ठीक है। तो जब आप गुड्स बना रहे हो, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने वो सर्विसेज या गुड्स दिए किसी को, उसके बदले आपके पास क्या आया, कैश। तो आपको दिख रहा होगा आपके पास क्या इन हुआ, कैश। आपके पास से क्या गया, जो भी आप गुड्स बेच रहे हो वो गया। तो हर एक ट्रांजेक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट है। वन, फॉर एग्जांपल, इसमें आपका डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे, कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट इज ऑल अबाउट, राइट। उसके रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें सीखोगे कि एंट्रीज बनती कैसे हैं। ठीक है। उसके अलावा जब आप ये सीख जाओगे जर्नल कैसे बनती है, तो अगला पोर्शन जर्नल के बाद आपका रहेगा लेजर। तो लेजर की पोस्टिंग आप सीखोगे। लेजर कुछ नहीं होता बेसिकली, जो आपकी जर्नल एंट्री बन रही है, जैसे यहाँ पे आपकी दो ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैश आया और गुड्स चला गया। ठीक है। गुड्स चला गया मतलब आपने क्रेडिट में दिया है, तो जो भी पर्सन होगा उसको आप अपना जो है पेमेंट लेनी है उससे आपको। ठीक है। अगर आपने कैश में बैंक में दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कैश या बैंक आपका अकाउंट हो जाएगा। तो बेसिक क्या करना है, जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, तो जर्नल एंट्री में ड्यूल एस्पेक्ट आपको दिखेंगे, उन दोनों को अलग अलग उनके अकाउंट में डाल देना, खत्म। उसका काम, ये काम होता है लेजर का। तो ये आपने लेजर कर लिया। ठीक है। लेजर के बाद जो आपका फाइनल होता है, वो होता है ट्रायल बैलेंस। यहाँ दिख रहा होगा आपको ट्रायल बैलेंस, इस पर नीचे करता हूँ मैं, ये ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो लेजर जब आपको दिख गया, आपको बैलेंस दिख गया, भाई कैश का इतना बैलेंस आता है, राम का इतना, श्याम का इतना, घनश्याम का इतना। ठीक है। डेटर क्रेडिट वट एवर इट इज, तो जितने भी आपको लेजर में दिख रहे हैं, उस लेजर को जो भी उसका बैलेंस है, वेदर इट इज डेबिट, वेदर इट इज क्रेडिट, वो आप ट्रायल में डाल देते हो। ठीक है। तो ट्रायल के बाद आपकी फाइनल स्टेटमेंट बनती है। तो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बिजनेस में वर्क चीजें होती कैसे, अकाउंटिंग में जो वर्क चीजें होती कैसे, ताकि आपको एक आइडिया हो। ठीक है। ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन पहचानी, ट्रांजैक्शन पहचानने के बाद ड्यूल एस्पेक्ट देखे, ड्यूल एस्पेक्ट देखने के बाद डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जनरल एंट्री पास करी, समझने के बाद जनरल एंट्री के बाद लेजर में गए, लेजर के बाद ट्रायल बना, ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है, आपको समझ आ गया कि हाँ भी इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा ये बीआरएस का, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या? अब ध्यान से सुनना रिकंसिलिएशन। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखो, रिकंसिलिएशन क्या कहता है, रिकंसिलिएशन ही कहता है भाई, सिंपल सा, जैसा नाम पता लग रहा है, कभी भी आप अपनी बुक्स बनाते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अपनी अ, मान लो ये जो बैंक रिको है, ये हम किस में करते हैं, कैश और बैंक का जो बैलेंस है उसको देखने के लिए। मान लो आपने कैश बुक बनाई। ठीक है। आपने कैश बुक बनाई, और आप जब उस कैश बुक को मैच कर रहे हो बैंक बुक से, वो मैच ही नहीं हो रही, या उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। मान लो आपने क्या करा, आपने कोई चेक डिपॉजिट कर दिया था बैंक पे। ठीक है। डिपॉजिट कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने कैश बुक में एंट्री मार दी, लेकिन वो क्लियर्ड ही नहीं हुआ, तो उसकी वजह से दोनों के बैलेंस में मिसमैच आ गया। तो उसके लिए एक रिको स्टेटमेंट बनी। रिको स्टेटमेंट से आपको ये पता लग गया कि कहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है, क्यों वो डिफरेंस आ रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे
पता चलेगी। दैट इज योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसको भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में दो चीजें देखी है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया किस तरीके से होता है, उसके बाद ट्रायल हमने देखा, उसके बाद आपका बैंक रिको बनता है। अब इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। देखो ऐसा तो नहीं होगा जब अकाउंटेंट अपना काम कर रहा है, ठीक है, वेन अकाउंटेंट डूइंग इज जॉब, तो ऐसा नहीं है वो कुछ गलती नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती होगी, कुछ भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन कमीशन, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें पढ़ोगे। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, उन गलतियों को सुधारना, ठीक है। करेक्शन मेजर, करेक्टिव मेजर है ये, ठीक है। तो आप करेक्टिव मेजर ले रहे हो यहाँ पे। तो वो करेक्टिव मेजर लेना कैसे है, ठीक है, कितनी तरह की गलतियां हो सकती है और उस उन गलतियों को किस तरीके से करेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ सीखते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ोगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, अब आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस ऐसे तो चल नहीं जाएगा, बिजनेस में काफी सारी एसेट्स लगती है। बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स लगती है, बिजनेस में आपका बिल्डिंग है, आपके फर्नीचर है, आपकी 50 चीजें उसमें लग रही है। तो जितने भी आपके फिक्स नेचर के एसेट्स होंगे, ठीक है, तो वो ना डेप्रिशिएट होती है ईयर बाय ईयर, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है। तो उसके लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है डेप्रिसिएशन। तो इसमें आप ये देखोगे पर्टिकुलरली कि भाई अगर मैंने कोई फॉर फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर मान लो ₹1,00,000 का खरीदा, ठीक है, मैंने ₹1,00,000 का कोई फर्नीचर यहाँ पे खरीद लिया। क्या आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद क्या इस फर्नीचर की वैल्यू ₹1,00,000 ही रहेगी? नहीं, ये डेप्रिशिएट होती है हर साल। मान लो ये 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, तो अगले साल इसकी वैल्यू 90 लाख 90,000 रह जाएगी। आपको समझ आ रही है बात कर रही है। तो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। उसके बाद फाइनली आप रिजर्व एंड प्रोविजन के बारे में देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम रिजर्व एंड प्रोविजन बना के चलते हैं, ठीक है। तो हमने एक रिजर्व बना लिया, जैसे कंपनी में जनरली आप देखोगे जनरल रिजर्व बनेगा, आगे आप देखोगे जनरल रिजर्व मतलब कोई भी ऐसा आप सेफ्टी फंड एक रखते हो अपने पास, ठीक है, कि ये सेफ्टी फंड मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं चीजें जो है अपनी कर सकता हूँ, तो वो जनरल रिजर्व की कैटेगरी में आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप प्रोविजन भी बनाते हो, मान लो आपके डेटर है। अभी आपको ये डेटर क्रेडिटर ये सब चीजें समझ नहीं आ रही हो, आई नो। मान लो डेटर का मतलब यू कैन से आपने किसी से पैसे लेने हैं, दैट इज योर डेटर, ठीक है। अब मान लो आपको डाउट है कि अगर मैंने किसी डेटर को ₹100 दिए हैं और ₹100 में से मुझे लगता है कि ₹5 नहीं आएंगे, या ₹5 का मुझे एक प्रोविजन बनाना है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है इन 5 की। तो ये जो भी आपका 100 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ₹100 के आपके डेटर थे, यानी जिनसे पैसे आपको लेने हैं, उसमें 5% मैंने एक प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन बना के बचा कितना, 95, मतलब 95 की तो 95 की तो मेरे को उम्मीद है कि आ जाएंगे, लेकिन 5 जो नहीं आएंगे उसके लिए मैं पहले से ही प्रोविजन बना के चल रहा हूँ, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि एकदम से वो ना आए और बिजनेस में मेरे को लॉस हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये चीज यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है आपका पूरा हमने जो डिस्कस किया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह लो, इस पर्टिकुलर जितना भी आप पढ़ रहे हो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और वेटेज भी सबसे ज्यादा ये रखता है, ठीक है। अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया, ये जो हमने पढ़ा है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो हम पढ़ रहे हैं, तो अगर ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी बेस्ड जो बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर हो गया, तो आप फिर जब अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हो, अकाउंटिंग प्रोसेस में जब आप आते हो आपको पता लगेगा किस तरीके से जर्नल, किस तरीके से लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, आपकी डेप्रिसिएशन हो गया, और आपका प्रोविजन हो गया, किस तरीके से बनता है, ये आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है जी। ये आपका हो गया 44 मार्क्स, ये कैरी करता है टोटल, ठीक है, 12 नंबर वहां पे ऊपर कैरी हो गए और 44 ये हो गए। अब आपका नीचे जो पोर्शन आता है दैट इज पार्ट बी। तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब ध्यान से सुनना, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक जो भी 11वीं की अकाउंटिंग में आपने सीखा क्या है, सीखा ये है आपने कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, उसका बेसिक क्या है, किस बेसिस पे अकाउंटिंग आप कर रहे हो, किस बेसिस पे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। आपने ये सीख लिया अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या, आपने ये सीख लिया अकाउंटिंग जब मैं करने बैठूंगा या अकाउंटिंग मैं करूंगा किसी कंपनी के लिए, तो मेरे को पहले ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन कंसिडरेबल है और कौन सी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उनका जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारी चीजें बनाने, कोई रेक्टिफिकेशन करनी, गलती हो रही है, बीआरएस बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बन रही है आपके, राइट, उसके हिसाब से क्या करना है। अगर मान लो कोई रिजर्व और प्रोविजन है या डेप्रिसिएशन है उसके बारे में सीखना। तो मोटे मोटे तौर पे आपने ये सीख लिया कि प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अलग अलग आपको पता चल गया ये प्रोसेस हम इस तरीके से करते हैं, राइट। अब जब आप यहाँ पे आते हो, इन सबको आप पढ़ा क्यों है? अभी तक आपने जो भी चीजें ऊपर आपने करी है वो क्यों करी है? उसको फाइनल तो कुछ करोगे ना, मतलब फाइनल अकाउंट तो बनाओगे ना, फाइनल स्टेटमेंट क्या होती है। अब फाइनल स्टेटमेंट में डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे जो पूरी 11th है ना आपकी, वो बेस्ड है सोल पे, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, जब एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, ठीक है,
एक इंडिविजुअल पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है ये आप सीखते हो। जब आप ट्वेल्थ में चले जाओगे तो आप ये सीखोगे कि भाई आपका जो पार्टनरशिप है, कंपनीज है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। यहाँ आप सीख रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ आप फंडा सीख रहे हो, बेसिक चीजें सीख रहे हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप मुझे बताओ क्या क्या आ जाएगा। देखो, ट्रायल तक आपको समझ आ गया कि भाई ट्रायल बैलेंस आपका कुछ है, ट्रायल बैलेंस आपका बना। ट्रायल बैलेंस कहाँ से बना, याद करो, जर्नल करी, लेजर करी, ट्रायल बनाया। अब इस ट्रायल के बेसिस पे अगला स्टेप जो आपका होता है वो दो स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। और दूसरी आपकी बनेगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद बैलेंस शीट। ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए सिलेबस देख के कि भाई ये चीजें हम करते हैं या ये चीजें हम कंसिडरेबल करते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनल अकाउंट आप बना रहे हो, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, इसके सेट ऑफ रूल्स है, वो किस हिसाब से बनाओगे क्या। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो तरह की चीजें आएंगी। पहला पहला आएगा विद एडजस्टमेंट, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट के साथ आएगा। और दूसरा आएगा विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है, इसमें दोनों कवर होंगे आपके, विद एडजस्टमेंट भी विदाउट एडजस्टमेंट भी, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो सीखा, अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा, उसके बाद फाइनल अकाउंट कैसे बन रहे हैं आप ये सीखोगे, ठीक है। ये पूरा जो फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का है। और इसके साथ अभी तक ना अकाउंटिंग हमारी एक कॉन्सेप्ट पे चलती है, ड्यूल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एक चीज गई दूसरी आई, ठीक है, एक चीज बढ़ी दूसरी कम हुई, राइट। ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट, कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन के, अगर बिजनेस के भीतर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके दो इंपैक्ट मिलेंगे हमेशा आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि हर ट्रांजेक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट आपके रहते हैं, ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब, मैंने मान लो कोई मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी इन होगी, ठीक है। मशीनरी इन हुई तो मशीन आपका जो है इसमें आ गया, और मेरा कैश या फिर मैंने क्रेडिट में लिया तो क्रेडिटर मैंने अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट ड्यूल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये, इसका नाम ही देखो अधूरा है। इसका नाम अधूरा क्यों है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं। इसमें ड्यूल एस्पेक्ट नहीं होता, इसमें सिंगल एस्पेक्ट से एंट्री कर देते हैं। सिंगल एंट्री करी जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, जो पूरी अकाउंटिंग के अपोजिट है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए आपको इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, ये पूरा जो पोर्शन है आपका 24 मार्क्स का है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बहुत इजी है, अगर आप करोगे इसे बहुत इजी, इट विल, यू विल फील कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एंड जब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में ना, इसमें एक पार्ट और ऐड कर लेना। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब इसी के अंदर आएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर ही जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देख, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, जैसे अभी मैं ड्यूल एस्पेक्ट बता रहा हूँ ना आपको, कि एक चीज जा रही है, दो चीज आ रही है, तो उसमें आपका एक पोर्शन होता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। वो जब हम करेंगे इसको तो मैं डीपली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग सिलेबस है। अभी तक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या अकाउंटिंग सिलेबस कह रहा है आपकी। तो सिंपल बात कह रहा है, ठीक है। दो पार्ट्स में आपकी अकाउंटिंग डिवाइडेड है। पहला, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, दो पार्ट और 3 यूनिट। तो पहले पार्ट में 2 यूनिट्स है आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने देखा। तो टोटल आपका 12 44 ये मार्क्स हो जाएंगे। और एक आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसमें ऐड कर लेना इसको। इसमें ऐड कर लेना कि भाई इसमें आपका सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ इन्होंने ऊपर, बट सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये उसी के इंटरनल पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड का जो है। तो ये फोर्थ आप इसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम है यहाँ पे, इन शॉर्ट आपका ये रहेगा। तो अगर मैं इसको सिनॉप्सिस कर दूँ आपका, तो पहली यूनिट आपकी ये होगी, जिसमें दो पार्ट आप ये पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ थ्योरी। और यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है इसमें भी आपके दो पार्ट रहेंगे, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा और एक आपका सिंगल एंट्री सिस्टम रहेगा। इसको भी आप यूनिट में कंसिडर कर सकते हो अलग से, बट ये इसी का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि किस हिसाब से आपका अकाउंटिंग का सिलेबस चलेगा और हम कैसे करने वाले हैं इसको, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहेगी। आपको इसका स्निप लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हो। अभी इसमें क्या है कि इसमें जो जो भी आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट, राइटिंग राइटिंग में बच जाना आप। तो अभी हम इसको वैसे नहीं कर रहे, मैंने जस्ट इंट्रो इंट्रो बेसिस पे आपको बताया, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब पर्टिकुलरली इसमें मैं आपको आपके साथ एक और शेयर कर देता हूँ, ठीक है, एक और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो मैं बिजनेस के बारे में, ठीक है।
देखो अकाउंटिंग, कुछ बच्चों से मैं मिला था तो बेसिकली उनका ये कहना था कि जैसे कुछ बच्चों से मैं मिला था तो उनका ये कहना था कि सर, हमारा जो अभी अकाउंटिंग वो कर रहे हैं वो तो इंग्लिश में ही कर रहे हैं, और कुछ जैसे बिजनेस है, बीएससी बिजनेस स्टडी उनका एक सब्जेक्ट है, उसको वो हिंदी में है उनका। तो देखो उसमें मैंने यही बताया था कि उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका अगर वो हिंदी में भी है। तो मेन रीजन क्या होता है, मेन यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग आपकी पूरी कवर्ड होगी। जैसे बिजनेस स्टडी की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस स्टडी में आपका जो है, मैंने जो भी आपका हिंदी का पोर्शन है, फॉर एग्जांपल बिजनेस में आप क्या पढ़ते हो। देखो अकाउंटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंटिंग में एक तो आपको एनसीईआरटी रख लेना अपने पास, ठीक है। खरीद के रख लेना, सबसे बेसिक है एनसीईआरटी रख लेना। और दूसरा, स्कूल में आपके कुछ बुक्स लगवाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी में टीएस ग्रेवाल होगी, किसी में डीके गोयल होगी। तो जो भी बुक्स स्कूल में लगवा रहे हैं उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो कर लेना मतलब बेसिक सी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हो जो मैं करा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपके वहां पे हो जाएंगे। हालांकि नहीं, अगर कोई डाउट आता है आपको तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम टू आस्क दैट क्वेश्चन, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। मैं बिजनेस की बात कर रहा था, जिन जिन बच्चों का देखो इंग्लिश में है उनको कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में तो नॉर्मल बेसिक सब इंग्लिश में ही है। जिनका हिंदी में है, उनको भी कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं दोनों आपका जो पोर्शन है, देखो मेन चीज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे बिजनेस स्टडी में जो टर्म्स है, जैसे बिजनेस बोलते हैं तो हिंदी में उसको व्यवसाय बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टर्म्स का डिफरेंस होगा। बाकी जैसे मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कोई कॉन्सेप्ट बताया, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, आपको हमेशा अपने जो है अ, जो भी कॉन्सेप्ट बताया है अपने कानों पे भरोसा रखना है उसमें, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट सुनो, आपको वहां पे लिखना है। आप लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, दैट इज नॉट एन इशू, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको जो है दोनों जो टर्म्स है वो बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, तो आपको कोई इशू आएगा नहीं, वेदर इट इज हिंदी में भी है तो भी कोई इशू नहीं आएगा, दैट इज नॉट एन इशू, यू कैन। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिजनेस का ही, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड का बिजनेस का ही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रही होगी ये स्क्रीन, ठीक है। तो अब देखो इसमें है क्या, इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखो, और इसमें ना जैसे पेपर के कोड आ रहे हैं, सब्जेक्ट कोड आ रहे हैं, तो अकाउंटिंग का आपका 055 होता है, बिजनेस का 054 होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, बिजनेस में दोनों के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों आप देख लेना। मैंने जो हिंदी मीडियम का है वो भी यहाँ पे नीचे जो है सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ वहाँ से, ठीक है। किस तरीके से ये रहा, आपके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें कुछ ही टर्म्स है, मैं दोनों डिस्कस कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, सिलेबस क्या कहता है आपका 11th का सिलेबस, आपका सिंपल सा ये कहता है कि भाई आपका जो पोर्शन है, अगेन इसमें जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट को हम अलग लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट आपका स्कूल में होता है नॉर्मल 20 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट वो हो गया, ठीक है। तो दैट इज नॉट एन इशू, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी आपकी। मेनली आपके इसमें जो यूनिट्स रहेंगे मतलब पार्ट रहेंगे, वो पार्ट ए एंड पार्ट बी है, ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आपका रहता है। और इसमें चैप्टर वाइज है, टोटल आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 10 चैप्टर है, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। और 10 चैप्टर के हिसाब से ही बिजनेस का पूरा जो बेसिक फंडामेंटल निचोड़ है वो आप इसमें पढ़ लोगे, ठीक है। फिर जब आप 12th में जाओगे तो आप मैनेजमेंट लेवल की बातें सीखोगे वहां पे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं है क्या। देखो सबसे पहला पार्ट ये जो आपको है बताता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, फाउंडेशन मतलब इसकी नींव क्या है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस आपका यहाँ पे आप पढ़ोगे व्यवसाय का आधार क्या है, ठीक है, हिंदी में। तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में आप ये देख रहे हो कि भाई बिजनेस का जो फाउंडेशन है, जिस लेयर पे बिजनेस टिका हुआ है, ठीक है, वो है क्या, उसके बारे में आप सीखोगे। तो उसमें क्या रहेगा, पहला आपका आ गया नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, नेचर एंड पर्पस की जब मैं बात करता हूँ कि बिजनेस का जो पर्टिकुलर बिजनेस का नेचर है और पर्पस है, क्यों कर रहे हो आप बिजनेस, क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सीखोगे कि भाई क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो आप इसे। उसके बाद देखो पर्पस बिल्कुल क्लियर है, जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है मजेदार। तो यू विल अंडरस्टैंड कि डे टू डे लाइफ में, मतलब जो भी आप डे टू डे कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस नहीं कर रहे, यू आर द पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, राइट। आप उस बिजनेस का, आप उस व्यवसाय का पार्ट हो, ठीक है। आप उसका हिस्सा हो। तब आप जब आप ये पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी, ठीक है ना। नेचर एंड पर्पस आपको पता है, व्यवसाय की प्रकृति एंड उद्देश्य, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स की।
तो देखो, जब हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो आप ये देखोगे कि बिजनेस कितने तरीकों से आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस की फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखोगे बिजनेस कितने तरीकों से करा जा सकता है। जैसे अभी हमने वहां पे पीछे जब अकाउंटिंग का सिलेबस आप कर रहे थे तो मैंने बताया था ना आपको कि अभी अकाउंटिंग में आपको सोल के बारे में बताया जा रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब जो पर्सन अकेला बिजनेस करता है वो सोल है। इसके बाद अगला लेवल क्या आता है इसका, पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप सीखोगे किस फॉर्म में हो सकता है। फिर क्या आता है, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप ये देखोगे किस किस फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है, किस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आप बिजनेस को दे सकते हो, देख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसी की फॉर्म को थोड़ा सा इलेबोरेट करके कंपनी की फॉर्म में आपको बता दिया कि भाई जब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग द बिजनेस, तो पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये तीन तरह से आप करते हो। अब ध्यान रहे, जो ये दो पोर्शन आपके कवर हो रहे हैं, नेचर और आपका जो ये फॉर्म्स है, नेचर एंड फॉर्म्स जब आप देखोगे तो नेचर एंड फॉर्म्स आपका टोटल जो है 16 नंबर का है, ठीक है। तो आप आपको यहाँ पे नेचर भी पता चल गया, बिजनेस का पर्पस भी पता चल गया और उसके फॉर्म्स भी पता चल गया, दो चीजें पता लगी और वो उसके 16 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। बाकी जब हम इसमें बात करते हैं, ये आपका पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंड बिजनेस सर्विसेज के बारे में, तो ये दो चीज़ें आपकी 14 मार्क्स कवर करेगी। तो बिजनेस सर्विसेज में आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज जो है इंक्लूड होंगी इसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो तीन चीज़ें हमने बताई वो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। जैसे इमर्जिंग मोड में काफ़ी सारे मोड्स आ गए, अब आप देखते होंगे हम शॉप पे जाके कम लेते हैं रेदर देन हम ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ये मोड क्या है, ये मोड जो है इमर्जिंग, राइट, जैसे जैसे बिजनेस आपका इमर्ज हो रहा है, तो इमर्जिंग मोड हो गया। उसके साथ जब आप बिजनेस करते हो ना तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, कुछ बिजनेस एथिक्स होते हैं कि बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वो कुछ सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी आप कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग आपका हो सकता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सोसाइटी का बेनिफिट भी मेजर रोल प्ले करता है। तो सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, बिजनेस आपको कर रहे हो एथिक्स से करना है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें रहेगी। यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे हिंदी में तो पहला तो वही है, नेचर एंड पर्पस में प्रकृति और उद्देश्य हो गए उसके। संगठनों मतलब किस किस संगठन में वो कर सकते हो आप, ठीक है। एक आपका सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया, वैश्विक हो गया, तो तीन तरह के आपके इसमें हो गए। उसकी सेवाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। व्यवसाय की उभरती हुई पद्धति, राइट, इमर्जिंग मोड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। और सामाजिक और उत्तरदायित्व, व्यापारिक, नीति शास्त्र, ये सारी चीजें इसमें आपका आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स सिंपली नीति शास्त्र जो यहाँ पे बात करी गई है, एथिक्स ये होता है तरीका, किसी भी काम करने का तरीका। किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और आप एथिक्स से वो बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो जो कि एथिकल नहीं है सोसाइटी के लिए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन। आप देखते होंगे ना, पढ़ते होंगे कि काफी सारी कंपनी फ्रॉड्स में पकड़ी गई है, चीजें होगी, तो वहां पे क्या मिसिंग है, वहां पे बिजनेस एथिक्स मिसिंग है, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है उसमें आप क्या समझ रहे हो, उसमें आप ये समझ रहे हो कि जो भी बिजनेस है उसका नेचर एंड पर्पस क्या है, ठीक है। किस नेचर, क्या नेचर है बिजनेस का और क्यों कर रहे हो आप, क्या पर्पस है उसको करने का, उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। किस किस फॉर्म में आप बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आप बिजनेस को अंजाम दे सकते हो, कर सकते हो। दूसरा आपका पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल के बारे में पढ़ते हो, बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ते हो, जो भी इमर्जिंग मोड आ रहे हैं बिजनेस के उसके बारे में पढ़ोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जब आप पार्ट बी में आते हो तो पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी सिंपल आपको बताएगा कि भाई फाइनेंस एंड ट्रेड, फाइनेंस एंड ट्रेड का मतलब क्या। अभी तक आपने सीखा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या क्या लेयर आती है, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है आपको। अब आप ये सीखोगे भाई बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस भी तो चाहिए, मतलब कोई बिजनेस आप कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से, उसके सोर्सेज क्या हैं, तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में आप चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। हम ये देखेंगे कि पैसा किस किस तरीके से बिजनेस में आता है। तो आप देख रहे हो कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, आपको पहले ये पता चला कि फाउंडेशन लेयर क्या है, अब आपको ये पता चल रहा है कि भाई बिजनेस करने के लिए नगद नारायण भी तो चाहिए, अब वो नगद कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से बिजनेस को चलाने के लिए, वो सोर्सेज क्या फंड्स के, वो आप यहाँ पे सीखोगे। तो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कवर होने वाला। फिर आप स्मॉल बिजनेस के बारे में देखोगे जिसमें एसएमईस होती है आपकी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल बिजनेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये दोनों पोर्शन जो है आपका 20 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। जिसमें आप ये सीख रहे हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसमें आप ये भी सीख रहे हो कि स्मॉल बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके लास्ट टॉपिक बच जाते हैं, दो तरह से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो विद इन इंडिया जो भी आप कर रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल मतलब मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, कनाडा में या कहीं पे भी, जर्मनी में,
तो वो आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इंटरनल यानी जो आप भीतर कर रहे हो, इंटर स्टेट कर रहे हो, और एक्सटर्नल मतलब जो इंटरनेशनल आपका हो गया, जो आप इंडिया से बाहर कर रहे हो। तो ये दोनों पोर्शन भी आपके कवर होके 20 मार्क्स कवर करेंगे। तो हमने क्या सीखा, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस सीखा, ठीक है, पार्ट ए में। दूसरा हमने फाइनेंस एंड ट्रेड सीखा, मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है। अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी। यहाँ पे सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि भाई आधार क्या है, किस आधार पे, किस फाउंडेशन पे आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी प्रगति, उद्देश्य क्या है, संगठन के स्वरूप क्या होंगे, राइट। सार्वजनिक, निजी एंड वैश्विक उद्यम क्या क्या होते हैं, सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, राइट। इसके बाद आपका जो भी, जैसे ई कॉम हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से फिर यहाँ पे नीति शास्त्र के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, नीति शास्त्र में एथिक्स आ गया आपके, ठीक है। जब हम बात करते हैं वित्त एंड व्यापार की, ठीक है, वित्त एंड व्यापार का मतलब क्या है, ये वही बोल रहे हैं, व्यापार से ये वित्त के सोर्स क्या होंगे, मतलब फाइनेंस के क्या क्या सोर्स होंगे, ठीक है। छोटे बिजनेस कौन से होते हैं, लघु व्यवसाय कौन से होंगे आपका। जो एक तो हो गया आंतरिक, जैसे मैंने बोला इंटरनल, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। एक आपका इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है। हिंदी और इंग्लिश की जब आप बात कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। बस टर्म्स का फर्क है, जहाँ पे आप वहां पे बिजनेस बात कर रहे हो, यहाँ पे आप व्यवसाय बोल रहे हो, वहां पे आप एथिक्स बोल रहे हो, नीति शास्त्र बोल रहे हो। तो इस तरह की कुछ है, जैसे वहाँ स्मॉल बोलते हो, यहाँ लघु बोलते हो। जैसे वहाँ इंटरनल है, वैसे यहाँ आंतरिक है। तो टर्म्स का फर्क है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से चीजें होनी है, तो कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो स्क्रीन में चीजें आ रही है, ठीक है। तो आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो ये आपका रहेगा, ये आपके टोटल, जैसे 40 मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं, 40 मार्क्स आपके यहाँ हो रहे हैं, टोटल ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और दूसरा, आप में जैसे आपका यहाँ पे 80 मार्क्स कवर्ड हो गए हैं, तो 20 मार्क्स की आपकी फाइल रहेगी। तो ये सॉर्ट ऑफ सिलेबस आपका इसमें रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा आपको। फाउंडेशन पढ़ेंगे इसमें, फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा ओवरऑल रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसमें, इसको हटा देते हैं हम। अब देखो, ध्यान सुनना। अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे अब मैंने, ऐसा नहीं है, अब मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड टाइम डेडिकेट कर लिया है इनके लिए, ठीक है। डेडिकेट टाइम का मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मंडे टू फ्राइडे मैं, मतलब लेक्चर आपके रहेंगे, ठीक है। 6 बजे आपका लेक्चर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इन शॉर्ट 6 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसको देखना है। अब उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट, जैसे इंट्रो वीडियो है, ये मुझे पता है 30 40 45 मिनट की ये इंट्रो वीडियो हो जाएगी आपकी, ठीक है। 30 40 के आसपास रहेगी। अब ऐसे ही अगर कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल हम कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, किसमें, अकाउंटिंग में, तो उसमें उसी के हिसाब से जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। कोई मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ छोटा सा, तो हो सकता है वो 20 25 मिनट में भी हो जाए, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, हाउ वी आर प्रोसीडिंग इट। बट ये है कि ये यहाँ से मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको, मंडे टू फ्राइडे में आपको एक वीडियो, जैसे अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में एवरी डे 6 PM पे आपको विंडो मिल जाएगी। सैटरडे संडे आप अपना रिवीजन करो, ठीक है। अपना रिवाइज करो, अपने एंड पे चीजें करो, और थोड़ा चिल भी करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्श होना है। इस पे सिंपल रखो। देखो, कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स जो स्ट्रीम है आपकी, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे के जाएगी जो आगे के लिए काम आएगी। आगे के लिए मतलब, जब आप यहाँ से जाके, जैसे आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, फॉर एग्जांपल 11th का, ठीक है। ये आपको काम कहाँ आएगा, ये आपको 12th में काम आएगा। जब ये आपको 12th में काम आएगा, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे। आगे जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे या आप जॉब में जाते हो, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ ले रहे हो ना, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे अकाउंट्स की, ये आगे काम आने वाली है, ठीक है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में ये चीजें काम आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा और भूल गए। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, आई एश्योर यू, ये आप जब जॉब करोगे, जब आप खुद का बिजनेस ट्राई करोगे या कुछ भी करोगे, ये सारी चीजें आपको काम आएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जब आप काम करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट कि हाँ यार, ये तो मैंने वहां पढ़ा था, राइट। तो अभी के लिए इतना ही है। अभी के लिए हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया ओनली यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी हम बिल्कुल जल्द आपका जो है, जैसे मंडे टू फ्राइडे मैंने शेड्यूल दिया आपको, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और होपफुली हम इसको प्रोसीड करेंगे, अच्छे से करेंगे, तरीके से करेंगे, राइट। और बाकी बस यही है, एश्योरिटी यही है चाहिए आपकी तरफ से, कि जैसे आप देख रहे हो, तो आपकी क्लास में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अभी जैसे स्टार्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो उनको सबको बताओ इसके बारे में, चैनल के बारे में, कि हाँ इस तरीके से जो है प्रोवाइड करा रहे हैं लेक्चर, एंड देन वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, 11th और 12th हो दोनों। अभी मैं 12th का भी जो है सिलेबस वीडियो
इसके बाद 12th का ही मैं करने जा रहा हूँ। तो 12th की भी मैं इसमें जो है अकॉर्डिंगली डाल दूंगा, तो 11 12 दोनों ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी काम, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ते पढ़ते आप अगर हर दिन पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, राइट, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा, चार छः घंटा, जो भी है, मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी में बनता है, आप अगर उतना पढ़ रहे हो। देखो मेन चीज़ क्या है ना, कि आप जितना भी पढ़ रहे हो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ो, राइट। एक अंडरस्टैंड करके पढ़ो, ऐसे नहीं कि जस्ट मग। जो आप पढ़ रहे हो आपको मज़ा आना चाहिए वो पढ़ने में, राइट। अगर मज़ा आ रहा है तो अपने आप उससे पढ़ लोगे, कोई ऐसा इशू वाला चक्कर उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि मंडे टू फ्राइडे मैंने आपको जो टाइम लाइन दिया उसमें आएंगे 6 6 बजे शाम को, ठीक है। एंड या, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड बी कूल। थैंक यू।